हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक है, और ये सभी प्रश्न इस वर्ष पेपर में आ चुके हैं और आपको पता है आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे एग्जाम होने वाले हैं। उत्तराखंड में इस महीने से शुरू हो जाएंगे एग्जाम और जनवरी फरवरी में काफ़ी सारे एग्जाम आपके होने हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है और 30 प्रश्न इसके अंदर हैं और इस सीरीज़ का ये हमारा 21वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और इसको करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है आपका स्कोर कितना हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको कई सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि मिड डे मील योजना की बात हो रही है। मिड डे मील योजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तमिलनाडु में ये शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है, मिड डे मील योजना की जो शुरुआत की गई थी भारत में, ये 15 अगस्त 1995 को की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी और पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक ये जो पहली बार प्रकाशित हुआ था ये 1990 में हुआ था। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा जाता है मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक कौन जारी करता है? इसको जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना होती है 1965 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर जो है स्थित है। एक और चीज़ पूछी जाती है, जो ये मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट है इसको डेवलप किसने किया था? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, और इस सूचकांक के तहत जो उच्चतम मान होता है, जो उच्चतम वैल्यू होती है वो होती है 1 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है नीति वाक्य प्रस्तावित किसने किया था? तो प्रस्तावित किया था पीएडी कॉबेटिन ने। और अगर पूछा जाता कि रचना किसने की थी, ठीक है, रचना किसने की थी? डिडॉन ने उसकी रचना की थी। ठीक है, देखिए पेपर में ये ऐसे ही आया था, सीएचएसएल के एग्जाम में आया है और एसएससी जो कमीशन है उसने इसका आंसर कॉबेटिन को माना है प्रस्तावित करने में। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि और नेट में भी है कि रचना किसने की थी? फादर डिडॉन ने इसकी रचना की थी। तो आप इसको पेपर में ढंग से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। प्रस्तावित पूछा जाएगा तो एसएससी ने इसका आंसर सही माना है कॉबेटिन को। ठीक है, 1897 में डिडॉन ने इसकी रचना की थी। ठीक है, क्या है ओलंपिक का जो नीति वाक्य है या आदर्श वाक्य है? वो है ऊंचा, बलवान और तेज। ठीक है, लैटिन भाषा में की थी लेकिन अनुवाद करके उसका हिंदी में यही अर्थ निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से सीमा नहीं लगने वाला राज्य कौन सा है? इनमें से वो है सिक्किम। ठीक है, अब देखिए म्यांमार के साथ भारत की लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। ठीक है, और 4 राज्य भारत के म्यांमार से लगते हैं। मिजोरम भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और चौथा है नागालैंड। ठीक है, तो ये 4 राज्य भारत के जो हैं वो म्यांमार के साथ ही लगते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको पता होगा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा और 1937 तक जो बर्मा था वो भारत का ही हिस्सा था। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़, यहीं पर बर्मा या म्यांमार में 2 प्रसिद्ध जेलें हैं। कौन कौन सी जेल हैं? एक है रंगून जेल, ठीक है, और एक है मांडले जेल। इन दोनों जेलें कहाँ हैं? ये बर्मा में ही हैं। रंगून में बहादुर शाह जफर को रखा गया था जब 1857 की क्रांति हुई थी और मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। तो ये दोनों प्रसिद्ध जेल हैं काफ़ी। ठीक है, अगला है, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो संविधान का वह अनुच्छेद जो नए राज्यों के गठन से संबंधित है वो है अनुच्छेद 3। ठीक है, यदि किसी नए राज्य का गठन करना हो या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 के तहत ये काम होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए सिंधु नदी के तट पर नहीं है, आपको बताना है, वो है रोपड़। चन्हूदड़ो, कोटडीजी और मोहनजोदड़ो, ये तीनों स्थल जो हैं ये सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि जो रोपड़ है ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आपको पता होगा हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और एक और चीज़ आती है कालीबंगा कौन सी नदी के तट पर है? ये घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है और एक काफ़ी प्रसिद्ध है लोथल। ठीक है, लोथल आता है भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है, देखिए 22 मई को। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही 22
जो मार्च है 22 मार्च को मनाया जाता है जल संरक्षण दिवस। ठीक है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, 17 मई को क्या मनाया जाता है? 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो यानी कि आपको बेसिकली ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो ये सिद्धांत है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में को बढ़ावा देगा, इस सिद्धांत को कौन से अनुच्छेद के तहत बोला गया है? तो यह है अनुच्छेद 51। ठीक है, आर्टिकल 51। खुवांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो जो खुवांग है ये क्या है? ये एक वाद्य यंत्र है, और ये कहाँ का वाद्य यंत्र है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मिजोरम का ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? यानी कि अमेरिका के किसी भी राज्य का पहला अमेरिकी भारतीय गवर्नर कौन था? वो बना था बॉबी जिंदाल। ठीक है, पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए पासी कोंगकी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, देखिए अलग अलग नए नए लोक नृत्य यहाँ पर आप पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आपको सभी ध्यान में रखने हैं, और बहुत ही जल्दी ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे प्रश्न, क्योंकि नए प्रश्न अब आयोग लेकर इनको आ रहा है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? देखिए 370 को 5 अगस्त, आपको डेट याद रखनी है, 5 अगस्त 2019 को 370 का जो प्रावधान था जम्मू कश्मीर के लिए वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि 370 का जो प्रारूप था जब इसको लागू किया जा रहा था, इसका प्रारूप तैयार किसने किया था? ये किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 370 जो बनाया गया था मेन उसका जो ड्राफ्ट था, प्रारूप था, वो किसने बनाया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने बनाया था, और अब इसको समाप्त कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अगला है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? देखिए जो कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन आई थी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे, उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जबकि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे। ठीक है, कमरे के साइज़ के बराबर होते थे वो कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए जो स्वर्ण क्रांति है या गोल्डन रेवोल्यूशन है, इसका संबंध है फलों से। ठीक है, बागवानी से इसका संबंध है, लेकिन अगर पूछा जाएगा मेनली किससे है, बागवानी यानी कि फलों से इसका संबंध है, और मेनली अगर और डिटेल में पूछा जाए कि किस फल से इसका संबंध है, तो वो है सेब से। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्रांतियां भारत में चली थी, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अंडे से संबंधित कौन सी क्रांति चली थी? तो अंडे से संबंधित आपको पूछी जाएगी रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो मुर्गी पालन या अंडों से इसका संबंध है। ठीक है, तिलहन के लिए चली थी पीली क्रांति। ठीक है, तो येलो रेवोल्यूशन किसके लिए चली थी? तिलहन के लिए चली थी। मछलियों के लिए चली थी ब्लू क्रांति। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए कौन सी क्रांति चली थी? नीली क्रांति चली थी। और अगर पूछा जाएगा कि झींगा मछली के लिए कौन सी क्रांति चली थी, ठीक है, झींगा मछली, तो झींगा मछली के लिए पिंक क्रांति चली थी। ठीक है, पिंक क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझ के चलते हैं ताकि आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके बन सकते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वर्धा कहाँ पड़ता है आपका? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह आती है वर्धा। ठीक है, ये हुआ क्या? देखिए 1937 में वर्धा में महाराष्ट्र में एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था, वो था अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन। ठीक है, अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन हो रहा था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में या इसी सम्मेलन में इन्होंने नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना इन्होंने इसका प्रस्ताव यहाँ पर रखा था। ठीक है, जिसके तहत इन्होंने कहा था जो 7 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाए, शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा को बनाया जाए, और शिक्षा के साथ ही उनको हस्तशिल्प का जो कार्य है वो भी उनको सिखाए जाए। तो वो सब किस में बोले गए? बुनियादी शिक्षा के ढांचे में बोले गए, या वर्धा योजना में, क्योंकि वर्धा में हो रहा था इसीलिए वर्धा योजना। और अध्यक्ष कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। तो आपको देखिए 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला, अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा था? वर्धा में। कब हो रहा था? 1937 में। कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे? महात्मा गांधी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए कृष्णा नदी ये आती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से ये आती है, और आपको पता होगा महाबलेश्वर से 5 नदियाँ आती हैं। ठीक है, 5 कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? एक आती है कृष्णा नदी,
कोयना नदी, गायत्री, सावित्री, वेण्णा नदी, ठीक है, या वीणा नदी। तो ये पांचों नदियां हैं जो कि कहाँ से आती हैं, महाबलेश्वर से आती हैं, और इन पांचों को पंचगंगा बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको 4 नदियों के नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी नदी पंचगंगा का हिस्सा नहीं है, आपको पांचों के पांचों याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं। तो देखिए, इनमें से जो ऊंचाई में परिवर्तन है ये नहीं बताता है कि कोई भी केमिकल चेंज हुआ है या नहीं, क्योंकि ये तो बताता है फिजिकल चेंज हुआ है, पहले हाइट कम थी फिर हाइट बढ़ गई, ऊंचाई में परिवर्तन हो गया, ये तो फिजिकल चेंज बताता है। बाकी सभी क्या बताते हैं, केमिकल परिवर्तन बताते हैं, ये बताता है फिजिकल चेंज। इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई में परिवर्तन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास जो स्थित है पर्वत वो है K12 पर्वत, ठीक है। K12 पर्वत जो है यह काराकोरम रेंज में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7248 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आपको एक और चीज़ पता होगी, जो POK है, जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा वाला कश्मीर है, POK में K2 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है और भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी है कहाँ है ये POK के अंदर है। आपको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची माउंट चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर। आपको ये नई हाइट अब याद रखनी है क्योंकि अब एग्जाम में यही पूछी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। 8848 भी वो एग्जाम में ज़रूर देगा कन्फ्यूज़न करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हाइट उसकी चेंज हो गई है। अगला है, निम्न में से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव स्थित है। देखिए, रानी की वाव या रानी की वावड़ी भी इनको बोला जाता है और ये कहाँ स्थित है, ये गुजरात में एक जगह आती है, पाटन। पाटन में, गुजरात में ये सरस्वती नदी के तट पर ये बसा हुआ है रानी की वाव, ठीक है। और एक और चीज़, रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था और 2018 में जो RBI ने 100 रुपये के नए नोट जारी किए थे उनमें रानी की वाव का चित्र अंकित होता है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि रानी की वाव का चित्र या 100 रुपये के नोट में किस का चित्र अंकित है, तो वो है रानी की वाव। कहाँ है ये सरस्वती नदी के तट पर गुजरात में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजमनामा के नाम से किया गया था। द रजमनामा जिसको बोला गया, अर्थ क्या है उसका, युद्ध की पुस्तक। तो इस कौन सी किताब थी जिसका नाम रजमनामा या फिर युद्ध की पुस्तक के नाम से परिवर्तित किया गया या अनुवाद किया गया, वो थी महाभारत, ठीक है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद ही रजमनामा कहलाता है और रजमनामा का अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके शासनकाल में ये परिवर्तन किया, अनुवाद किया गया था, अकबर के। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में WORM किसका संक्षिप्त रूप है। तो वॉर्म जो संक्षिप्त रूप है ये है राइट वंस रीड मैनी। एक बार पढ़ो कई बार रीड करो, ठीक है। एक बार लिखो और कई बार रीड करो, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। तो पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। देखिए, आपको पता है भारत में जो मैक्सिमम नदियाँ बहती हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ हैं, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। तो उन्हीं नदियों में सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वो है नर्मदा, और कुछ अन्य प्रमुख नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो है, एक ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, और माही नदी है। तो ये तीनों जो नदियां हैं ये भी पश्चिम की ओर बहती हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो इनमें से कौन सा वो दर्रा है, तो वो है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है यह केरल और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है, ठीक है ना। एक और चीज़, ये केरल को जोड़ता है किसके साथ, तमिलनाडु के साथ भी जोड़ता है और केरल को कर्नाटक के साथ भी ये जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पालघाट दर्रा। अगला है, निम्न में से किस नृत्य शैली को लद्दाख का शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, लद्दाख का शाही नृत्य किसको बोला जाता है, शोंडोल नृत्य को लद्दाख का शाही नृत्य भी बोला जाता है। देखिए, लद्दाख आपको पता है पिछले ही वर्ष से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बना है नया, तो वहाँ से ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है शोंडोल नृत्य को, ठीक है। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला है, निम्न में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वह मिक्सो वायरस से होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में HLL का अर्थ क्या होता है। तो HL का अर्थ होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में।
अगला है बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया था। देखिए बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, बाबर ने 1526 में भी लड़ाई लड़ी थी, 27 में भी लड़ी, 28 में भी लड़ी और 29 में भी लड़ी। ठीक है, 28 का तो हम देख चुके हैं। ठीक, 26 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर 27 में उसने क्या करा था, 27 में उसने राणा सांगा को खानवे के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो राणा सांगा के साथ 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और इसी युद्ध के बाद जो खानवा का युद्ध था उसने गाजी की उपाधि धारण करी। किसने? बाबर ने। तो बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण करी? खानवा के युद्ध के बाद। फिर 28 में मेदिनी राय को हराया चंदेरी के युद्ध में और फाइनली फिर 29 में जो घाघरा का युद्ध हुआ उसमें उसने अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, एक चीज़ और फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि उसने गाजी की उपाधि 1527 में धारण करी। आपको प्रश्न बनता है बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण करी थी, तो ये उसने 1507 में ही धारण कर ली थी। ठीक है, अगला है लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है कि इसे किस राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जो लूर नृत्य है ये हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे वहाँ की महिलाओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन इनको हटाने का जो शक्ति है, जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास नहीं है, वो राष्ट्रपति के पास है। यानी कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था। देखिए भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1951 में लगाया गया था पंजाब के अंदर। और अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक बार कहाँ लगाया गया है तो जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान अध्ययन सीरीज़ के। आज हमारा 21वां पार्ट था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।